ओके दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे एंशिएंट इंडिया के सबसे पावरफुल एम्पायर मौर्यन एम्पायर की, मौर्यन एम्पायर किस तरह से स्टैब्लिश हुआ था। दोस्तों स्टोरी है 325 बीसीई की, जब एंशिएंट इंडिया का उस जमाने का सबसे पावरफुल एम्पायर नंदा एम्पायर अपने पीक पर था। लेकिन दोस्तों नंदा एम्पायर ने पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई भी मेजर नहीं लिए, जरा से भी कदम नहीं उठाए लोगों की भलाई के लिए। इसके अलावा गाइस नंदा एम्पायर जो किंग था वो इतना क्रूल था, कहा जाता है कि वो पब्लिक को देखता भी नहीं था। जो इन्फीरियर लोग हुआ करते थे सोसाइटी के, जो गरीब लोग होते थे, उनकी तरफ देखता भी नहीं था। इतना ज्यादा क्रूल किंग था, बिल्कुल औरतों का शौकीन था। और उस किंग का नाम था धनानंद। धनानंद को कहा जाता है कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का सबसे अय्याश, सबसे जालिम और सबसे बेवकूफ किंग था। और दोस्तों उसके दरबार में एक यंग ब्राह्मण थे जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। और कहा जाता है कि इंडियन हिस्ट्री के, पूरी इंडियन हिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्ग माइंड थे वो, और पूरी इंडियन हिस्ट्री के सबसे ब्रिलियंट माइंड थे। मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेट चाणक्य की। दोस्तों कहा जाता है कि चाणक्य उनके दरबार में जो है एज अ मिनिस्टर काम करते थे, लेकिन जब वो इतने सारे उल्टे सीधा काम करता था धनानंद, तो इस चीज को टोक दिया एक दिन चाणक्य ने और कहा कि जो तुम ये उल्टे सीधे काम करते हो ये ना करो तो बेहतर रहेगा, तुम एक राजा हो, राजा की तरह रहो। लेकिन धनानंद को लगा कि ये ब्राह्मण मुझ जैसे राजा को एक सलाह दे रहा है। तो जब धनानंद ने ये बात सुनी कि ये ब्राह्मण मुझे सलाह दे रहा है, ये ब्राह्मण मुझे टोक रहा है, तो उसे लगा कि ये मेरी बेइज्जती कर रहा है। तो उसने चाणक्य की बहुत ज्यादा बेइज्जती करी दरबार में, चाणक्य की बहुत बेइज्जती करी और उन्हें अपने दरबार से बाहर भगा दिया। ये बात सुनने के बाद गाइस चाणक्य ब्राह्मण थे, इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा बेइज्जती फील हुई, लगा कि इसने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती की है। और इसके बाद चाणक्य ने कसम खाई कि मैं अपनी चोटी में तब तक गार्ड नहीं बांधूंगा जब तक मैं धनानंद से बदला न ले लूं। तो दोस्तों चाणक्य इसके बाद पाटलिपुत्र में घूमते रहे किसी ऐसे सोल्जर की तलाश में, किसी ऐसे योद्धा की तलाश में जो धनानंद को हरा सके। तो उन्हें एक छोटे से बच्चों को ग्रुप दिखा, बहुत सारे बच्चे थे जो आपस में खेल रहे थे, उन्हें बच्चों को ग्रुप दिखा। और दोस्तों उस ग्रुप में एक ऐसा बच्चा था जो हर बार लीडर बनता था। उन्होंने उस बच्चे को अपने पास बुलाया जिसकी उम्र करीब 14 साल थी उस जमाने में। कहा जाता है कि जब उन्होंने उस बच्चे को अपने पास बुलाया, उस बच्चे से नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा कि मेरा नाम मौर्य है। मौर्य नाम बताया उसने अपना, मौर्य कहा। उसने कहा कि मैं कबीले से बिलोंग करता हूँ जिस कबीले का नाम है मौर्य और मेरा नाम भी मौर्य है। तो उसके बाद गाइस चाणक्य ने उस बच्चे से कहा कि तुम्हें राजा बनना है, तो उस बच्चे ने कहा बिल्कुल राजा बनना है। तो चाणक्य ने उसके बाद उस बच्चे को ट्रेनिंग देना स्टार्ट की और उसे घुड़सवारी, तलवारबाजी और पॉलिटिक्स और बहुत सारी चीजें, जितनी चीजें एक राजा बनने के लिए जरूरी होती है, सारी चीजें उस बच्चे को सिखाई चाणक्य ने। और चाणक्य ने उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया। और चाणक्य का असली नाम था विष्णुगुप्त चाणक्य, इसलिए उन्होंने उस बच्चे का नाम भी अपने नाम पर रखा चंद्रगुप्त मौर्य। असल में जो नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त जो है चाणक्य ने दिया था अपने नाम पर, और मौर्य नाम जो है उसके कबीले मौर्य से निकलकर आया है। तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य को पूरी ट्रेनिंग दी और आखिर में चंद्रगुप्त मौर्य से कहा उन्होंने कि अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा करो। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जितने भी दोस्त थे अपने सबको इकट्ठा करा, अपने दोस्तों को, और धीरे धीरे करके सबको ट्रेनिंग देना स्टार्ट की। दोस्तों बताया जाता है करीब करीब 4 साल तक ये प्रोसेस जो है चलता रहा और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी कर दी। और कहा जाता है कि ये पूरी आर्मी असैसिन फॉर्म में थी, क्योंकि ये खुले तौर पर अटैक नहीं कर सकते। मगध की आर्मी बहुत पावरफुल थी उस जमाने में, इसलिए खुले तौर पर अटैक नहीं कर सकते थे। लेकिन चाणक्य ने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया और उन्हें पता था कि सोल्जर्स कहाँ रहते हैं, किले में कहाँ कहाँ सोल्जर बैठे रहेंगे। तो उन्होंने एक रात अंधेरे में जो महल पर अटैक कर दिया और जितने भी सोल्जर से सबको सुला दिया और उसके बाद डायरेक्ट पहुंचे राजा के कमरे में। जब वो धनानंद के कमरे में पहुंचे तो धनानंद उन्हें देखते ही नींद से जाग गया। उसके बाद धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य में बहुत देर तक फाइट चली, जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को सर धड़ से अलग कर दिया। और दोस्तों इसके बाद जितने भी सोल्जर्स थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को अरेस्ट करने के लिए आए, लेकिन चाणक्य ने यहाँ पर अपनी होशियारी दिखाते हुए चाल चली और उन्होंने कहा कि तुम्हें जो है सैलरी कौन देता है। उन्होंने सोल्जर से कहा तुम्हें तनख्वाह कौन देता है। सोल्जर्स ने कहा राजा तनख्वाह देता है हमें। तो चाणक्य ने कहा कि हाँ यही सेम चीज अब भी चलेगी, तुम्हारी सैलरी बंद नहीं होगी। जो राजा तुम्हें तनख्वाह देता था, राजा मर गया, लेकिन अब दूसरा इंसान राजा बना है और यही तुम्हें तनख्वाह देगा, और तुम्हारी लॉयल्टी, तुम्हारी वफादारी अब इस राजा के लिए है। तो इस तरह उन्होंने बिना एक भी सोल्जर गवाए पूरे एम्पायर को छीन लिया 1 सेकंड में। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य उसके बाद इंडियन हिस्ट्री के सबसे पावरफुल किंग बने, उस जमाने तक के सबसे पावरफुल किंग थे चंद्रगुप्त मौर्य, और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह रूल किया और अखंड भारत बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। बहुत सारे जो ऊपर के रीजन थे उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनाइट किया और चाणक्य की लीडरशिप में बहुत ज्यादा अच्छी तरह रूल किया। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ऑफिशियल तौर पर किंग थे, लेकिन सभी डिसीजन जो है चाणक्य लेते थे। तो दोस्तों इस तरह से एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा एम्पायर मौर्यन एम्पायर फाउंड हुआ था। गाइस चाणक्य इंडियन हिस्ट्री के सबसे ज्यादा ब्रिलियंट माइंड थे और कहा जाता है कि इंडियन पॉलिटिक्स के फादर भी हैं ये, और इनकी लिखी हुई चाणक्य नीति बहुत ज्यादा पॉपुलर है इंडियन पॉलिटिक्स में और सभी पॉलिटिशियंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे चाणक्य। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। होप है कि आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब, मार्केट नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना।